गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सोक्यू जो शेफ के जाने के बाद कहने लगती है कि हमें भी खाना खाकर चले जाना चाहिए, तो वह कहता है कि नहीं, उन्होंने रिजल्ट में भी कुछ बनाया हुआ है तो हमें वही खाकर जाना चाहिए, मैं किचन से खुद ही ले आऊंगा, वो ये बात मुझे बता कर गए हैं। अब ये बात सुनकर वो रुक जाते हो। खाने के बाद वो जब केक लेने के लिए जाता है तो केक निकाल कर पहले खुद देखने लगता है, जिसके ऊपर भी विल यू मैरी में लिखा होता है। अब ये सोच लिया था कि ये तो मौका यहाँ से नहीं जाने देगा, अब की बार अच्छे से प्रपोज कर देगा। और जैसे खुश होकर केक उसकी तरफ लेकर जा रहा होता है, वैसे पाँव फिसलने की वजह से केक गिर जाता और सीधा ही गिरता है, जिसकी वजह से केक सारा ऊपर से खराब हो जाता है। और सोक्यू उसके पास आकर इसे पूछे लगती है कि तुम ठीक तो हो। और इधर सोक्यू की मॉम दिखाई जाती है, जो सोक्यू की मॉम के पास आती है और उनके पास आकर उनसे आकर पूछे लगती है कि तुमने ट्रिप के बारे में क्या सोचा। तो वो कहती है कि अभी मैंने सोचा नहीं कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो वो बोल देती है कि अगर पैसों का मसला है तो तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगी। ये सुनते ही वो पूछे लगती है कि आप मेरे पैसे क्यों दोगी। तो कहती है कि हम इतने सालों से दोस्त हैं तो मैं तुम्हारे पैसे भी तो दे सकती ना, कोई इशू नहीं है। और वैसे भी सियोंगू का तुमने कितने अच्छे से ख्याल रखा, तो उसके लिए कुछ तो बनता है। तो ये सुनते ही वो कहने लगती है कि उसके लिए तो मुझे पे करती थी। अभी तो से पता लगता है कि सोक्यू की मॉम को सियोंगू के लिए पैसे आते रहते थे, मतलब कि इसे पे किया जा रहा था जितना भी ये सियोंगू का ख्याल रख रही थी। अगर वो बीमार होता तो अपनी बेटी को छोड़कर सबसे पहले सियोंगू को हॉस्पिटल लेकर जाती थी। और ये बातें बताने के बाद कहती है कि मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि उस पे मुझे पे मिल रहा था और अभी भी तुम मुझे पैसे होने का दिखावा दिखा रही हो। तो वो कहती है कि हम 40 सालों से फ्रेंड्स हैं, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती। और फिर वो ये भी कहती है कि जब तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी भेजा करती थी, मुझे बहुत ही ज्यादा डाउन फील होता था कि मैं शायद तुम्हारी मेड हूं जिसे तुम पे करती रहती हो अपने बेटे के लिए। तो वो कहने लगती है कि कभी भी मैंने ये सोचकर तुम्हें पैसे नहीं दिए थे। तो वो कहती है कि तुम्हारी सोच यही थी। पर सियोंगू की मॉम कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तुम अगर ऐसा मेरे बारे में सोची हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, मैं तो तुम्हें वैसे ही पैसे देती थी। क्या तुम मुझसे जेलस फील होती थी? अगर तुम मुझसे जेलसी फील करती थी तो मुझे अपनी दोस्त के बना कर रखा। अब इसी बात के बाद वो सियोंगू की मॉम के बाल खींचने लग जाती और दोनों में बाल खींचने की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों तो एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती, पर दोनों के हस्बैंड जरूर आ जाते हैं, जो इन्हें पता था कि दोनों साथ में ही हैं। वो आकर अपनी वाइफ को एक दूसरे से दूर करते हैं और ये दूर करते करते डोर से भी बाहर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं कि हमें घर जाना चाहिए। पर वो दोनों तो अभी भी लड़ी जा रही होती है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हम दोनों अब एक दूसरे को बुलाएंगी भी नहीं। और इधर सोक्यू दिखाई जाती है, जो अपनी कुकिंग वीडियो के लिए अपने आप को रेडी कर रही होती है और सियोंगू भी वीडियो की रिकॉर्डिंग ऑन करके इसके पास आ जाता है। इसके साथ आकर चीजों को देख रहा होता है। वैसे ही सोक्यू अपने मोबाइल पर देखने लगती, तो वो से पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। तो वो दिखाती है कि मेरी वीडियो पर फर्स्ट कमेंट आया, अभी तक इसकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं हुए थे, बट पहला ही कमेंट आया था जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। और लड़की बताती है कि मैं अपनी मॉम के लिए कोई हेल्थी फूड ढूंढ रही थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रही, उन्हें हेल्थी फूड चाहिए था। अभी मेरे सामने आपकी वीडियो आई, मैंने आपकी वीडियो को देखा और यही वाला खाना बनाकर मैंने अपनी मॉम को खिलाया, उन्होंने पहली बार फुल बाउल खाना खाया है। ये मैसेज पढ़ने के बाद तो सोक्यू इमोशनल हो जाती और कहने लगती है कि कोई तो है जिसे मेरा खाना अच्छा लग रहा है और खा पा रहा है। जब मैं भी ऐसी कंडीशन में थी तब मैं भी कुछ खा नहीं पाती थी, जबकि लोग मुझे कहते थे कि खाओ खाओ, पर उन्हें क्या पता कि मुझसे गुजर भी नहीं रहा। इससे वो खुद को ही याद कर रही होती है कि मेरे लिए भी ये मुश्किल टाइम आया था। उसकी बातों को सुनने के बाद सियोंगू कहने लगता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ उस टाइम पर नहीं था जब तुम्हारे ऊपर बुरा टाइम था, मुझे उस टाइम पर भी तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पर इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो उसे वापस से प्रपोज करता है, यहाँ तक कि ब्रेसलेट निकाल कर भी उसके सामने करता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब वो उसकी ये बात सुनकर उसे ना कर देती है। अब ये ना सुनकर हो जाता है कि क्या, और वैसे दिखा जाता है कि ये अपनी मीटिंग में बैठा होता है, जो अभी तक इसी चीज को याद कर रहा था। और मीटिंग में प्रपोजल रिजेक्ट की बात होती है, तो ये प्रपोजल रिजेक्ट का नाम सुनते ही कहने लगता है कि किसने रिजेक्ट किया, किसने। अब वो लोग तो सब इसके मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं कि इसे क्या हुआ है और वापस से बताते हैं कि कौन से वाले प्रपोजल रिजेक्ट की बात हो रही थी। तो कहता है कि अच्छा मैंने कुछ गलत सुन लिया था, मुझे लगा किसी और चीज के रिजेक्ट होने की बात हो रही है। अब ऐसे आकर सियोंगू को बताया जाता है कि आपके लिए एक गेस्ट आया है। तो वो पूछता है कि किसके लिए। वो जब सीईओ कह रहा तो इसका मतलब सियोंगू के लिए आया होगा ना। अब सियोंगू जैसे नीचे जाता तो कोई और नहीं होता बल्कि दानो होता है, जो उसे बताता है कि मैं वहाँ उस जगह की पिक्स लेकर आ गया हूँ, तुमने बोला था कि तुम्हें पिक्स चाहिए। अब ये दानो को देखते ही उसे सारी बात बता देता है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, सोक्यू ने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नायो ने मुझे बोला था कि मैं रिंग लेकर जाऊँ, पर मैं ब्रेसलेट लेकर गया, क्या मुझे इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया। दानो कहता है कि हाँ हो सकता है, पर फिर वो दूसरी रीजन ये भी देता है कि शायद उसे भूख लगी होगी, इसी वजह से उसने रिजेक्ट कर दिया। तो सियोंगू अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है कि फिर मुझे उसको पहले खाना खिलाना चाहिए था और फिर अपने दिल की बात उसे करनी चाहिए थी। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या करना होगा। और इधर सोक्यू दिखाई जाती है, जो सियोंगू के प्रपोजल को याद कर रही थी और जमीन पर बैठी होती है, बेड पर सर रखकर वहीं पर बैठी रहती है। और यहाँ नीचे सियोंगू की मॉम को अलग ही गुस्सा आया हुआ था, वो अभी तक अपने दिल की बड़ासी निकाली जा रही होती है और उनके हस्बैंड बैठकर उनकी सारी बातों को सुन रहे थे। और यहाँ पर सोक्यू की मॉम भी बोली जा रही होती है, उनके हस्बैंड भी बैठकर उन्हें सुन रहे होते हैं। अब दोनों एक दूसरे से मैसेज पर बात करने लगते हैं कि तुम्हारे घर की क्या हालत जा रही है। यहाँ पर तो ये बोली जा रही है, तो वो भी कहता है कि यहाँ पर भी सेम यही हालत है। तो वो दोनों सोचते हैं कि हमें कहीं पर मिलना चाहिए इन दोनों से दूर, क्योंकि यहाँ पर तो उनकी वाइफ बोल बोल कर ही उनके दिमाग खा जाएगी। और इधर मॉम की मॉम दिखाई जाती है, जो घर वापस आ रही होती है, तो देखती है कि मॉम दानो और योंदो के साथ जा रही है। योंदो के जब शूलेस ओपन होते हैं तो वो उसे बांधने के लिए नीचे बैठ जाती है और उसे एक तरीका भी सिखा देती है
जैसे वो योंदो को तरीका सिखा रही थी वैसे ही मॉम की मॉम को भी ये देखकर याद आता है कि मॉम को भी छोटे होते उन्होंने ऐसे ही लेसेस को बांधना सिखाया था कि ये कभी भी ओपन नहीं होंगे, चाहे तुम स्पाइडरमैन की तरह लोगों की हेल्प करने के लिए क्यों ना पहुंच जाओ, ये कभी भी ओपन नहीं होंगे। उस टाइम पर मॉम भी बहुत ज्यादा खुश होती है और मॉम ने सेम यही तरीका योंदो को भी सिखाया था। और दानो पूछे लगता है कि क्या सच में कभी ओपन नहीं होंगे, तो वो कहती है कि हाँ बचपन से मैं इसी तरह बांधती आई हूँ और कभी भी ये खुलते नहीं है। अब दोनों योंदो के साथ खुश होकर जाने लगते, एक हाथ उसने पकड़ा हुआ था तो दूसरा हाथ इसने पकड़ा हुआ था। अब जब इन्होंने वापस आना होता है तो मॉम की मॉम डोर पर इन लोगों के वापस आने का वेट कर रही होती है। ये दोनों भी उन्हें देखकर रुक जाते और दानो तो उन्हें मॉम भी कहता है और मॉम कहती है कि मॉम आप यहाँ पर, तो कहती है कि तुम लेट क्यों आई हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमने रात का खाना साथ में खाना था, मैंने तुम्हारी वजह से खाना भी नहीं खाया, अब जल्दी से चाइनीज कुछ ऑर्डर करो। ये कहते साथ ही दानो से भी पूछती है कि तुम क्या खाओगे, उससे 2 चीजों की चॉइस दी जाती है तो वो उनमें से एक चीज का नाम लेता तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारे लिए ये करवा दूंगी और दूसरी चीज मैंने अपने लिए ऑर्डर करवाई है। और बड़े ही प्यार से योंदो से भी पूछती है कि तुम क्या खाओगी। योंदो भी अपनी एक पसंद की चीज उन्हें बता देती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब मॉम को भी अपनी मॉम के इस रवैये से पता लग चुका था कि मॉम ने उसे माफ कर दिया और डेट करने से भी मना नहीं कर रही, यहाँ तक कि उन्होंने योंदो को भी उठा लिया। तो दानो कहता है कि ये भारी है, मैं उठा लेता हूँ। तो वह कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, ये बिल्कुल भी भारी नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुम तो इसे खाना ही नहीं खिलाते हो। तो वह कहता है कि नहीं मैं खिलाता हूँ, चाहे मेरे कुकिंग स्किल्स अच्छे नहीं है। तो वह कहती है कि चलो ठीक है, आज से मैं ही योंदो को खिलाऊंगी, देखना कैसे मोटी ताजी हो जाती। ये कहकर योंदो के साथ स्माइल करते हुए अंदर ले आते और बाकी दोनों भी उनके पीछे पीछे अंदर आ जाते क्योंकि सबको उन्होंने बुलाया था खाने के लिए। अब इधर सोक्यो और स्योंग्यो के डैड दोनों साथ में ड्रिंक करने के लिए अपने रेस्टोरेंट में पहुंचे होते हैं जो कि बंद हो चुका था। साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमारी वाइफ्स आपस में लड़ी हुई है तो हमें साइड ही रहना चाहिए। अब काफी रात हो चुकी थी तो अभी सोक्यो की मॉम सोच ही रही होती है कि उन्हें तो अभी इस टाइम तक शॉप से वापस आ जाना चाहिए था, पर वैसे ही जब जाने लगती है तो उन्हें कॉल आती है जिससे उन्हें पता लगता है कि वो अभी इस टाइम किसके साथ है, इसलिए काफी ज्यादा गुस्से से जा रही होती है। दूसरी तरफ से स्योंग्यो की मॉम भी काफी ज्यादा गुस्से से आ रही होती है। अब दोनों साथ में ही शॉप के बाहर पहुंच चुकी थी और पहुंचने के बाद कह रही होती है कि मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी। दोनों साथ में ही अंदर आती हैं और वो दोनों तो इन दोनों को देखकर ही डर जाते हैं कि ये कहां से आ गई। जबकि इधर सोक्यो दिखाई जाती है जो रूफटॉप पर आने के बाद अपने सभी प्लांट्स को देख रही होती है, सोच रही होती है कि मुझे किस चीज को किससे मिलाकर क्या बनाना चाहिए। अभी ये सोच ही रही होती है वैसे उसे स्योंग्यो के नंबर से कॉल आती है। कॉल अटेंड करने पर उसे पता लगता है कि वो ड्रंक होकर एक जगह पर पड़ा हुआ है और ये सेम वही स्पॉट होता है जहाँ पर वो पहले भी था और ये वापस उसे लेने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि वॉर्नर भी देखकर कहती है कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ते रहते हो, जो उसे आकर ड्रिंक करनी पड़ती है और हमेशा की तरह थोड़ा सा पीने के बाद ये ड्रंक हो चुका है। अब ये उसे उठाकर लेकर जाने लगती है और कह रही होती है कि तुम ड्रिंक करने के साथ कुछ खाते भी नहीं हो पर फिर भी इतने भारी क्यों हो। फिर वापस से सेम उसी जगह पर लाकर बिठा देती जहाँ पर वो पहले भी एक दफा उसे लेकर आई थी। अब यहाँ पर बैठने के बाद मुझसे कहने लगता है कि तुमने मेरे प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट कर दिया, मुझसे शादी करने से क्यों मना कर दिया। तो उसकी बात को सुनकर कहती है कि जब तुम नशे में नहीं होगे तो हम इस बारे में बात करेंगे। पर फिर भी वो उससे रीजन जानना चाह रहा होता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया है, पर ये उसे कुछ भी नहीं बोल रही होती और ये वापस से वहीं बैठे बैठे सो जाता। तो उसे देखकर कहने लगती है कि अगर तुम खुद उठकर ना घर चले तो मैं यहाँ से तुम्हें यहीं पर छोड़कर चली जाऊंगी। तो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर फिर भी वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। और वैसे कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि ये उसे एक दूसरी जगह पर ले आई थी चलाकर। अब यहाँ पर इसे होश आ जाती और इसका नशा भी उतर चुका था। उठने के बाद कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ और फिर सोक्यो को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर, और जमीन से उठकर उसके साथ बैठ जाता और कहने लगता है कि तुमने मुझे बोला था कि जब मेरा नशा उतर जाएगा तो तुम मेरी बात का जवाब दोगी। तो बताओ तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया, मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही जबकि तुमने मुझे एक्सेप्ट भी किया हुआ है। तो कहती है कि जैसा चल रहा है अभी वैसे चलने दो ना, शादी वाली बात को ना लेकर आओ। तो कहते हैं कि क्यों ना लाऊं, मैं इससे भी ज्यादा अच्छा होऊंगा तुम्हारे साथ, हम दोनों एक ही छत के नीचे होंगे और मैं तुम्हारा सहारा होऊंगा। पर वो कहती है कि मेरा क्या पता, मुझे अगले ही लम्हे कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो वह कहते हैं कि किसी को भी अपनी जिंदगी का पता नहीं होता, चाहे तुम्हें बीमारियां, पर फिर भी जिनको कुछ भी नहीं होता उनकी भी तो डेथ हो जाती है ना। और तुम्हें मेरा क्या एक्सीडेंट याद नहीं है, मेरे साथ क्या हुआ, क्या किसी को भी अपनी जिंदगी का पता है। और मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे यही बोलूंगा कि जब तक मैं हूँ तब तक हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अब इसने भी इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो इसे हक कर लेती है। तो वो इसे फिर कंफर्म कर रहा होता है कि क्या तुमने सच में मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो वो कहती है कि हाँ, अगर तुमने ब्रेसलेट को वापस नहीं कर दिया। और इसे भी यही बात कहती है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह से। और गले से हटने के बाद कहने लगता है कि वो ब्रेसलेट तो मुझसे उसी दिन गुम गया था। ये सुनते ही उसे शौक होकर देख रही होती तो वो कहता है कि मजाक कर रहा था, वो घर पर ही पड़ा है, मैं अभी लाकर तुम्हें पहना दूंगा। और उसे वापस से हक कर लेता है। ये उसे दूर होते और बताती है कि मॉम और आंट, ये भी जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो सच में दोनों के पेरेंट्स खड़े हुए थे जो इन्हें देख रहे होते हैं। उन्हें तो बिल्कुल भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब इनका ये राज तो सबके सामने आ चुका था और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट 6 अक्टूबर को आएगा। ओके, बाय बाय।